गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑब्लिक ब्रॉड साइड पोजीशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने लिया है, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है। इनके बीच की जो सेपरेशन है वो 2L है। ये मिड पॉइंट है ए बी का। ए से ओ की डिस्टेंस L है, ओ से बी की डिस्टेंस भी L है। और हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो इक्वेटोरियल पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, या इसको ब्रॉड साइड पोजीशन बोलते हैं हम लोग। तो इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है? जैसे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारा, प्लस माइनस क्यू और प्लस क्यू, ए बी डिस्टेंस है। जब हम इस ए बी का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे मिड पॉइंट से होके इधर की तरफ जाएगा। तो हम लोग बेसिकली इक्वेटोरियल पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे। इस ए बी लाइन का अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हर वो पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएगा, चाहे ये पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो। इस साइड भी कोई भी वो पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाता है। तो हमने इस ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर एक पॉइंट लिया है, ये पॉइंट है हमारा P, और इसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ऑब्टेन करना है। हमने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को वैक्यूम में रखा गया और हम रखा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमको P पॉइंट पे ऑब्टेन करनी है। तो P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो दो होगी। एक तो माइनस क्यू चार्ज के कारण इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसकी डायरेक्शन इस माइनस क्यू चार्ज की तरफ है। इस P पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। एक माइनस क्यू चार्ज के कारण P पॉइंट पे है, इसकी डायरेक्शन माइनस क्यू चार्ज की तरफ होती है, जैसा कि पहले वीडियो में हम लोगों ने बात किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर होगी ये प्लस क्यू चार्ज के कारण, जिसकी डायरेक्शन इस चार्ज से दूर की तरफ होगी, उसी चार्ज जहां है उस पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाने वाली लाइन पर आउटसाइड होगा। तो E1 ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और E2 ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमें इस P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। सबसे पहले हम लोग देखें अगर, तो ये AP की डिस्टेंस है, AP, और ये BP डिस्टेंस है। ये एंगल हमारा है 90 डिग्री। तो AP और BP की जो लेंथ होगी वो सेम होगी। तो आइए सबसे पहले AP फाइंड आउट करते हैं। AP और BP की वैल्यू जो होगी वो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम अप्लाई करें तो √r² प्लस L², मतलब अगर इसको हम लोग फाइंड आउट करें तो ये होगा r² प्लस L², और इसको हम लिख सकते हैं r² प्लस L² टू द पावर हाफ। तो इस तरह से डिस्टेंस मिल गई। अब हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 निकालते हैं तो E1 की वैल्यू क्या होगी, E1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो E1 का मैग्नीट्यूड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज E1 यहाँ पे है, E1 ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है P पॉइंट पर, तो प्लस Q चार्ज है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी Q अपान ये डिस्टेंस BP, तो BP² हो जाएगा। इसी तरह से E2 अगर हम फाइंड आउट करें तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q ये चार्ज डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस है हमारा AP² हो गया। ठीक है। दूसरी चीज ये कि ये जो साइड्स है ये साइड हमारी इक्वल हो गई। तो इक्वल साइड हुआ तो ये ट्रायंगल ABP जो है हमारा वो आइसोसेल्स ट्रायंगल हुआ। इनकी जो साइड्स है वो आपस में इक्वल है। तो अगर हम इस एंगल को थीटा मान लें तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने के एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। साथ साथ हम ये करते हैं कि इस AB के पैरेलल एक लाइन ऐसी ड्रॉ करते हैं इस P पॉइंट से जाने वाली। सपोज दैट इसका नाम हम रख देते हैं PM। ये ऐसी लाइन हमने ड्रॉ कर दिया है। तो अगर AB के पैरेलल ये PM है तो ये एंगल जो थीटा है वो इस थीटा के इक्वल होगा। और ऐसा क्यों होगा? बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है। तो और इसी तरह से ये जो थीटा है हमारा, ये एंगल वो इसके इक्वल होगा बिकॉज ऑफ
अल्टरनेट एंगल। तो ये एंगल जो हमारा हुआ पी ए बी वो इक्वल टू है ए पी एम के बिकॉज ऑफ अल्टरनेट। और इसी तरह से ये जो हमारा एंगल है पी बी ए वो इक्वल टू होगा हमारा ये वाला एंगल बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। अब यहां पर हम इनकी वैल्यूज रख लेते हैं। तो ये वैल्यूज जो आती हैं ये आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई एपी बीपी ये आपस में इक्वल है। अगर इसका स्क्वायर हम करते हैं तो ये रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा। और यहां पर भी वही वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका मतलब E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। जब E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है तो आइए हम इस P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो ये E1 देखें अगर तो E1 इस PM लाइन से थीटा एंगल बना रहा है। तो E1 है वेक्टर, इस वेक्टर का कंपोनेंट होगा। तो हमेशा जिस साइड एंगल बनता है उधर इसका कॉस वाला कंपोनेंट होता है। तो E1 कॉस थीटा वाला कंपोनेंट इधर हो जाएगा और E1 साइन थीटा का कंपोनेंट इधर हो जाता है। तो E1 कॉस थीटा तो इधर हुआ PM के अलोंग, और इस PM के परपेंडिकुलर जो हुआ वो E1 साइन थीटा हुआ। इसी तरह से जो ये E2 है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है PM से ये थीटा एंगल बना रहा है। तो इसलिए इस E2 का जो एक कंपोनेंट होगा इस PM के अलोंग वो हो जाएगा हमारा E2 cos थीटा, और इसी PM के परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट होगा जिसका वैल्यू जो हो जाएगी वो E2 sin थीटा हो जाएगी। जाहिर सी बात है E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड है, जो मैग्नीट्यूड की बात करें तो E1 E2 के इक्वल है। अगर मैग्नीट्यूड में हम लिखें थोड़ा सा इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है। तो अब इस पॉइंट पर अगर हम उसी डायग्राम को बनाएं तो इस PM के अलोंग जो है वो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक है E1 cos थीटा और दूसरी है E2 cos थीटा। इसी तरह से इस डायरेक्शन में E1 sin थीटा है और इस डायरेक्शन में E2 sin थीटा है। क्योंकि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा इक्वल होंगे क्योंकि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, थीटा भी दोनों के लिए सेम है। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं साइन थीटा वाले ये और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो हमको इस जो हमने पॉइंट बनाया था PM इसी के अलोंग मिलेगी। मतलब PM के अलोंग ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है। ये कंपोनेंट्स आपस में कैंसिल हो गए, इक्वल हैं। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निकालेंगे तो वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट की होगी। तो जो E नेट होगा उसी को हम लोग E इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो E इक्वेटोरियल की वैल्यू कितनी आई? तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे काम कर रही हैं, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, लेकिन E1 और E2 की वैल्यू सेम है। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं डायरेक्टली E1 cos थीटा प्लस E2 की जगह भी, क्योंकि E1 E2 आपस में इक्वल है। मैग्नीट्यूड कभी कभी हम लोग मैग्नीट्यूड को मॉड में ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर के साथ, और अलग अलग ऐसे भी लिख सकते हैं। उन पे अगर हम वेक्टर का नोटेशन ना डालें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा ये हो गया हम लोगों का 2E1 cos थीटा। और अब इक्वेटोरियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो ये हुआ 2 इंटू E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू आई है Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ है कॉस थीटा। अब इस कॉस थीटा की जो वैल्यू हम ऑब्टेन करेंगे वो इस ट्रायंगल से ऑब्टेन करेंगे। कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो यहां से फाइंड आउट करेंगे। इसमें देखिए ये ट्रायंगल है हम लोगों का, इसमें ये जो AP है हमारा उसकी वैल्यू हम ऑब्टेन कर चुके हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर हाफ है। ठीक है, इस AP की वैल्यू BP के इक्वल है। तो यहां से कॉस थीटा अगर हम लें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस, ये बेस है हमारा, और हाइपोटेनियस ये है AP। तो यहां से कॉस थीटा हम निकालते हैं। तो कॉस थीटा जो हमारा होता है दैट इज बेस, बेस उसमें L था
और हाइपोटेनियस था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओवर हाफ। तो इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं और फाइनली हम लोग इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ हो जाएगा 2q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू है l अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर हाफ। ये वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस 2 को इस l के साथ हम प्रोडक्ट में लिखते हैं तो ये हो जाएगा q इंटू 2l डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 1 है, 1 प्लस 1/2 ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। हम लोग ये जानते हैं q इंटू 2l होता है इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट, या इसको p से डिनोट करते हैं। तो हम लोग इसको अगर लिखें तो ये हो जाएगा E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो इस फॉर्म में भी ये एक्सप्रेशन पूछा जाता है कि ऑब्टेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। जैसा कि हमने ऑलरेडी कहा है कि जो L की वैल्यू है वो R के कंपैरिजन में क्या है, बहुत स्मॉल है। L की वैल्यू जो है वो लेस है R से, ठीक है। तो जो L स्क्वायर होगा वो और भी ज्यादा कम होगा, तो L स्क्वायर विल बी लेस देन R स्क्वायर। तो हम इस L स्क्वायर को अगर इग्नोर कर दें तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है वो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा P, और यहाँ पे L स्क्वायर को हम हटा देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो केवल R स्क्वायर टू द पावर कितना बचता है, दैट इज 3/2, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो विच इम्प्लाइज दैट E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान RQ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इक्वेटोरियल पॉइंट पर, ये हम लोगों ने ऑब्टेन करी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। साथ में कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि राइट द वेक्टर फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आइए उसको देखते हैं।